डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने वसा के अंतर्गत वसीय अम्लों के वर्गीकरण के बारे में आपसे बात की। अब हम बात करेंगे लिपिड्स का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स का जो वर्गीकरण है उसको हम पौष्टिकता के आधार पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसका जो वर्गीकरण है उसकी जो सरलतम इकाई है जिसे हम ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के आपस में जुड़ने के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड्स की पौष्टिकता के आधार पर वर्गीकरण या उसकी जो इकाई वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है सरल लिपिड्स यानी सिंपल लिपिड्स जिसे कहा जा सकता है, यौगिक लिपिड्स जिसे कंपाउंड लिपिड कहा जाता है, और व्युत्पादित उद्भुत लिपिड जो होती है जो डिराइव्ड लिपिड्स तथा स्टेरॉल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरल लिपिड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सरल लिपिड्स यानी ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के आपस में मिलने से, यानी जब ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल फैटी एसिड्स आपस में मिलते हैं तो जो ईस्टर बनाते हैं उन्हें सरल या साधारण लिपिड्स कहा जाता है। इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। इनके निर्माण में ग्लिसरॉल के एक अणु तथा वसीय अम्ल के 3 अणु भाग लेते हैं। यहाँ पर स्पेशली हमें ध्यान देने की बात है कि ग्लिसरॉल के एक अणु होता है और वसीय अम्ल के 3 अणु यहाँ पर भाग लेते हैं। ये जो सरल लिपिड्स हैं, वसा और तेल जो है उसके उदाहरण हैं। ये हमारे भोजन में वसा और तेल के रूप में 90 से 95% तक जो लिपिड्स होती है जिसे हम कहते हैं वो सरल लिपिड्स ही होती है। तो ये जो सरल लिपिड्स है 2 प्रकार के हैं, एक वसा और तेल और दूसरी मोम। वसा और तेल जो है यानी फैट्स एंड ऑयल जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम 20 डिग्री तापक्रम पर देखें तो जो ठोस अवस्था में होती है वो वसा कहलाती है, और जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस नहीं रहते हैं बल्कि वे द्रव अवस्था में विद्यमान रहते हैं उन्हें तेल कहा जाता है। यानी जो डिफरेंस है दोनों के अंदर 20 डिग्री अगर टेम्परेचर पे हम देखते हैं तो वसा जो है ठोस अवस्था में रहती है और तेल जो है वो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो वसा और तेल का जो निर्माण है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों के आपस में मिलने से होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन दी हुई है जिसमें लिखा है कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल जब अम्ल तथा मोनोहाइड्रिक और डायहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले एस्टर जो होते हैं वो मोम कहलाते हैं। इसका जो अणुभार होता है यानी इसका जो वेट होता है वो वसा और तेल से अधिक होता है। अब दूसरी प्रकार के जो लिपिड्स होते हैं जिसको हमने कहा था कि कंपाउंड लिपिड होते हैं या यौगिक लिपिड होते हैं, ये जो यौगिक लिपिड है जब वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के साथ साथ कुछ अन्य कार्बनिक तत्व भी या अवसीय पदार्थ मिले रहते हैं तो उन्हें यौगिक लिपिड कहा जाता है। तो कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी यहाँ पर हो सकता है, जिसके अंदर हम यदि देखें तो सबसे पहले यानी जिसमें वसा है प्लस अवसीय पदार्थ है यानी नॉन फैटी एसिड है, यानी कार्बनिक या अकार्बनिक कोई भी पदार्थ यहाँ पर हो सकता है, तो उससे जो बनने वाला है वो यौगिक लिपिड कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो संयुक्त लिपिड जो होते हैं यानी यौगिक या संयुक्त लिपिड जिसे कहा जाता है, इसको हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे सल्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है और लाइपोप्रोटीन्स है। तो सल्फोलिपिड यानी जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है सल्फो यानी सल्फर समूह, तो यहाँ पर जो लिपिड है यानी इस लिपिड के अंदर सल्फोलिपिड्स के अंदर लिपिड वसा तथा अवसीय पदार्थ जो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के आपस में मिलने से बनता है। तो यहाँ पर लिपिड होगा यानी वसा है और सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलता है तो सल्फोलिपिड का निर्माण करता है। यह लिपिड हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है। दूसरी जो होती है ग्लाइकोलिपिड, तो ये जो ग्लाइकोलिपिड है यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी वसा है प्लस कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। तो जब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो ग्लिसरॉल के साथ साथ यानी के सेरेब्रोसाइट्स तथा नाड़ियों के गैंग्लियोसाइट्स के रूप में उपस्थित होता है, तो ये ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। तीसरा जो है फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोरस समूह और लिपिड,
यानी इसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणु के साथ साथ अवसीय पदार्थ जो होता है जिसमें फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, जैसे लेसिथिन्स हुआ, प्लाज्मोलेजेंस हुआ, सिग्नोमाइलिन हुआ। यह हमारी कोशिकाओं के जीव द्रव यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है, मांसपेशियां जो होती है, गुर्दे, यकृत और नाड़ी ऊतकों में पाया जाता है। अब हम चौथा देखें तो लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड्स के साथ प्रोटीन का उपस्थिति होना। तो यहाँ पर जो वसा है उसके साथ तो अवसीय पदार्थ के रूप में प्रोटीन उपस्थित होता है। यह हमारे शरीर में इस वसा का बहुत ही महत्व होता है। हमारे शरीर में जो वसा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर इसी वसा के रूप में होता है। तो लाइपोप्रोटीन जो होता है रक्त में पाया जाता है। तो वसा और प्रोटीन जब मिलते हैं तो लाइपोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हम तीसरे प्रकार का जो लिपिड्स है जिसको हमने कहा था व्युत्पादित लिपिड्स जो है यानी डिराइव्ड लिपिड्स हैं। तो ये जो सरल और संयुक्त लिपिड यानी जो सिंपल लिपिड्स है और संयुक्त लिपिड है, उनके जलीय अपघटन से यानी जब हाइड्रोलिसिस होता है उनसे जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें ही व्युत्पादित या उद्भूत लिपिड कहा जाता है। यानी जब सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड जो ब्रेक होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, उससे जो नया पदार्थ बना है वो व्युत्पादित या उद्भूत लिपिड कहलाता है। इसके जो उदाहरण है वसीय अम्ल हो सकता है, स्टेरॉइड हार्मोन अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेरॉल्स के बारे में। तो स्टेरॉल्स वैसे रासायनिक रूप से ये वसा से संबंधित नहीं होते हैं, परंतु इसमें वसीय अम्ल एवं अल्कोहल पाया जाता है। ये वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मिश्रित चक्रीय रचना के बने होते हैं। स्टेरॉल्स के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के स्टेरॉइड्स आते हैं जो पोषण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। ये स्टेरॉल्स हैं कोलेस्ट्रॉल तथा अर्गोस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे रक्त में पाया जाता है, जो कि ये दोनों ही स्टेरॉल्स विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। प्राणिज स्रोत के आधार पर स्टेरॉल्स को हम निम्न भागों में डिवाइड करते हैं। प्राणिज स्टेरॉल जो होता है जिसका उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल, और वनस्पतिक स्टेरॉल है जिसका उदाहरण है अर्गोस्टेरॉल। यानी प्राप्ति के आधार पर हमने देखा कि दो तरह के हैं, एनिमल सोर्स में भी पाया जाता है और प्लांट सोर्स में भी स्टेरॉल पाए जाते हैं। तो प्राणी सोर्स में जो एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, और वनस्पति सोर्स में जो एग्जाम्पल है वो है अर्गोस्टेरॉल्स। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्राणी जगत में पाया जाता है, जो जीवित मनुष्यों में और जानवरों के रक्त में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल जो है पेड़ पौधों में बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता है, और मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ यानी वाइट मैटर में 14% तथा ग्रे पदार्थ में 6% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। त्वचा के नीचे भी ये उपस्थित होता है, यानी हमारे जो एडिपस टिश्यूज़ हैं उनके अंदर भी ये उपस्थित होता है। यही कोलेस्ट्रॉल सूर्य प्रकाश से निकली पराबैंगनी किरणों के संपर्क में जब आता है तो विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी के निर्माण के अलावा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद भूमिका निभाता है। अब हमारे जो रक्त में है जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो 150 से लेकर 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। अगर रक्त में इस चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त धमनियों के अंदर के भीतरी भाग में जमा होने लगता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये रक्त धमनियाँ जो होती है यानी हमारी जो वेन्स होती हैं वहाँ पर जमा होने लगता है, जिससे उसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है वेन्स का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब कम होता है तो रक्त को आगे जाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है, रक्त का दाब बढ़ जाता है। और साथ में रक्त ये जो हृदय से संबंधित रोग हैं वो भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कई बार जब ल्यूमन बहुत ही डायमीटर कम हो जाता है तो उसके कारण से हार्ट अटैक भी हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है कहाँ पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल अंडे के पीले भाग में, मक्खन में, घी, पनीर, मांस, यकृत आदि में पाया जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन का सेवन करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा
अधिक होने की संभावनाएं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अर्गोस्टेरॉल की। अर्गोस्टेरॉल जो है यह वसा जो है खमीर में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह हमारे शरीर में त्वचा के नीचे भाग में उपस्थित होती है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो ये जो है विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो विभिन्न प्रकार के स्टेरॉल्स हैं जो कि एक प्रकार की वसा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं वसा और लिपिड्स की विशेषताओं की, क्योंकि ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी काम में पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आदि जितने भी कार्बनिक पदार्थ घोलक हैं उनमें घुल जाते हैं। वसा की जो प्रकृति है, स्वाद है, सुगंध है, पिघलने के बिंदु आदि सब कार्बन की श्रृंखला जो है, कितनी लंबी चेन है उस पर की लंबाई पर, और कार्बन अणुओं की संतृप्तता यानी सैचुरेशन, जैसे कि हमने पिछली उसमें भी पढ़ा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो सैचुरेशन पर निर्भर करती है। कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला जिनमें हाइड्रोजन अणु के एकल बंध होते हैं वे ठोस होते हैं क्योंकि वे संतृप्त होते हैं, और जहाँ पर जैसे नारियल के तेल में कार्बन अणु की श्रृंखला छोटी होने के बावजूद भी ये जाड़े में ठोस और गर्मी में द्रव अवस्था में रहता है। इसके अलावा सामान्य तापक्रम पर जो वसीय पदार्थ जम जाते हैं उन्हें वसा कहा जाता है, और जो द्रव के रूप में रहते हैं वे तेल कहलाते हैं। वसा या तेल को अधिक लंबे समय तक अगर गर्म किया जाता है तो वे सबसे सरलतम इकाई वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, जिससे तीव्र गंध वाला एक्रोलिन पदार्थ जो है वो बनता है। और ये जो एक्रोलिन है, यानी हम बार बार अगर तेल को गर्म करते हैं, जैसे कि बाहर बाज़ारों में देखा है कि समोसे कचौरियाँ वगैरह जब बनती है तो बहुत ज़्यादा तेलों को बार बार गर्म किया जाता है, जिससे एक्रोलिन पदार्थ बनता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये जो है जो धुआं निकलता है इसका मुख्य कारण एक्रोलिन ही है। अब सोयाबीन के तेल, बिनौले के तेल और सरसों के तेल में लिनोलिक अम्ल जो है अधिक होता है। मूंगफली एवं जैतून के तेल में ऑलिक अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है। प्राणिज वसाओं में भी ऑलिक अम्ल की सांद्रता अधिक होती है। वसा और तेल को अगर बहुत ही लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो वे खराब होने की संभावनाएं उसमें बढ़ जाती है, जिसे रैंसिडिटी कहा जाता है, यानी तेलों का खराब होना कहा जाता है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि जब जाता है जिससे उसकी सुगंध है, चिकनाई है, स्पर्श आदि में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा जब वसा को जल के साथ मिलाकर फेंटा जाता है तो वसा पायसीकृत हो जाती है, इमल्सिफाइड हो जाती है, और इस क्रिया में वसा के कण जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। जैसे अंडा, दूध, दही, छाछ आदि में वसा पायस रूप में पाई जाती है। पायसीकृत वसा जो होती है का पाचन एवं अवशोषण सहजता और शीघ्रता से होता है। समुद्री जीव की जो से प्राप्त वसा जो होती है वो कठोर होती है। वनस्पति वसा में नारियल के तेल ठोस रूप में पाया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है कि वनस्पति घी का निर्माण जो होता है इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसमें जितने भी असंतृप्त वसीय अम्ल है यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले जो तेल हैं उनको संतृप्त वसीय अम्लों में बदला जाता है, फैटी सैचुरेटेड में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में असंतृप्त वसीय अम्ल जो है उनमें हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया करवाई जाती है, और ये जिससे ये द्रव अवस्था में ठोस रूप में बदल जाते हैं। जैसे मूंगफली के तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा ही तैयार किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में पूर्व में इसमें थोड़ी सी मात्रा में बिनौले के तेल और सोयाबीन के तेल को भी मिला दिया जाता है तथा विटामिन ए फोर्टिफाइड भी किया जाता है। इसके अलावा जो साबुनीकरण की प्रक्रिया है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन, यानी साबुन का निर्माण होना। साबुन का इस क्रिया के द्वारा जब साबुन का निर्माण किया जाता है तो इसमें वसा को जो भी वसा है उसको क्षारीय पदार्थ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है, प्रतिक्रिया करवाई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। आंत में जहाँ पाचन क्षारीय माध्यम में होता है वहाँ स्वतंत्र वसीय अम्ल कैल्शियम लवण की उपस्थिति में क्षार के साथ क्रिया करके साबुन बनाते हैं।
परंतु यह जो साबुन होता है मल के साथ बाहर निकल जाता है। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसे स्प्रू कहा जाता है। तो सैपोनिफिकेशन यानी साबुन का निर्माण होना। इसके अलावा जो वसा में विटामिन ए, डी, ई और के घोलने की क्षमता होती है, यानी फैट जो है इनको घोल लेता है। इन विटामिनों के अवशोषण जो है वसा की उपस्थिति में ही होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि वसा हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि वसा वाले जो चीज़ें हैं, जब हम फैटी फूड्स को ज़्यादा खाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है, एक तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इंक्रीज़ होती है जिसके कारण से हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। फैट ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है जिससे हमारे शरीर में मोटापा आने लगता है। और अगर फैट को बहुत ज़्यादा बर्न किया जाता है, उसको तला जाता है, बहुत बार रीयूज़ किया जाता है, तो उससे जो एक्रिलिन पदार्थ बनता है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे वसा के कार्यों के बारे में।